नमस्कार। एजेंडा के इस खास बुलेटिन में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज फाइव आइज की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को खुफिया संगठन फाइव आइज से बाहर करने का मन बना लिया है। जी हां, फाइव आइज को दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क भी माना जाता है। इस अलायंस का सबसे बड़ा मकसद आतंकवाद को रोकना और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना है। लेकिन खालिस्तानी आतंकियों से साठगांठ और अमेरिकी जरूरतों को देखते हुए कनाडा को इस खुफिया संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कनाडा को नाटो के जरिए ही कनाडा सिक्योरिटी मिलती है, जो उसे अमेरिका मुहैया करवाता है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने खुद कनाडा को फाइव आइज नेटवर्क से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा है। उनके मुताबिक कनाडा की रक्षा क्षमता अमेरिका के सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं है। कनाडा का इस अलायंस में सबसे कम योगदान है। कनाडा को गठबंधन से बाहर करने से अमेरिका को फायदा होगा, ये बात कही है ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने। कनाडा की सेना में कनाडा के पास उतने सैनिक नहीं है जितने किसी भी देश से आशा की जाती है, यानी कनाडा नाटो के भरोसे चल रहा है। कनाडा और अमेरिका के बीच फिलहाल ट्रेड और टैरिफ को लेकर कई विवाद चल रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की नीति कनाडा को अपमानित करने की भी है। वे बार बार ट्रूडो को गवर्नर कह के संबोधित करते हैं। साल 2023 में निज्जर हत्याकांड में भी कनाडा सरकार की खालिस्तानी संगठनों से साठगांठ सामने आई थी। भारत सरकार ने तो खुलकर आरोप लगाए थे। अब कनाडा को फाइव आइज से बाहर निकालने की बातें भी इसी चीज का हिस्सा हैं। ऐसा करके ट्रंप कनाडा को अपनी शर्तों पे लाना चाहते हैं। इससे पहले कनाडा के पीएम ट्रूडो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका गए थे, लेकिन यह कोई कारगर रणनीति नहीं साबित हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कनाडा फाइव आइज से बाहर हो जाए तो अलायंस पे क्या असर पड़ेगा, कनाडा को अलायंस से हटने पर क्या नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि कनाडा अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और खतरों से निपटने के लिए काफ़ी हद तक फाइव आइज पर निर्भर है। इसमें शामिल देश भले ही गठबंधन के तहत युद्ध या कूटनीतिक क्षेत्र में मदद नहीं करें, लेकिन यह देश एक दूसरे को ऐसी अहम जानकारियां मुहैया करवाते हैं जिनसे बड़े खतरों को टालने में मदद मिलती है। 2006 में कनाडा की राजधानी टोरंटो में 18 लोग स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके, संसद पर हमले और प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश रच रहे थे। इस साजिश को फाइव आइज ने नाकाम कर दिया। 2013 में कनाडा की राजधानी टोरंटो में न्यूयॉर्क तक जाने वाली ट्रेन में बमबारी की साजिश रची गई, जिसका खुलासा फाइव आइज के जरिए हुआ। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कनाडा में आतंकवाद को फैलाने से भी रोका गया। यह काम किया फाइव आइज ने। ऐसे कई नागरिकों को ट्रैक किया गया जो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कनाडा को छोड़कर भागने की फिराक में थे। ट्रंप के पूर्व रणनीतिक सलाहकार स्टीव बैनन के मुताबिक कनाडा के पास खुद की हिफाजत करने के लायक संसाधन नहीं है। चीन जब आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, तब उसे अलायंस से बाहर करना खतरनाक हो सकता है। बैनन ने कहा कि कनाडा सीमित क्षमता होते हुए भी कहीं ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कारगर है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो सैन्य मामले में कनाडा अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी रहा है। सवाल उठता है कि किस मकसद से और कब फाइव आइज का गठन किया गया। क्या शुरू से ही इस संगठन में 5 देश शामिल थे और संगठन में शामिल 5 देश कैसे काम करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, यह 5 देशों से मिलकर बना संगठन है। फाइव आइज खुफिया संगठन है। जैसे नाम से साफ है कि यह 5 देशों का खुफिया संगठन है। इसके मेंबर एक दूसरे के साथ खुफिया इनपुट साझा करते हैं और कई मामलों में साथ मिलकर भी काम करते हैं। इस संगठन में अमेरिका और उसके सहयोगी कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। जर्मनी, जापान को रोकने के लिए हुई फाइव आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय तकरीबन 1941 में हुई।
अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1943 में ब्रिटेन यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट हुआ। यह तय हुआ कि दोनों देशों के कोड ब्रेकर्स के साथ मिलकर जर्मनी और जापान के कम्युनिकेशन कोड को तोड़ने का काम करेंगे। शुरू में दोनों देशों ने एक दूसरे के इंटेलिजेंस इनपुट का साझा उपयोग करना शुरू किया। जंग में उन्हें इससे काफ़ी फायदा मिला। जंग जीतने के बाद ब्रिटेन अमेरिका ने इस अलायंस को जारी रखने का फैसला किया। साल 1946 में इस एग्रीमेंट को नया नाम मिला, यूनाइटेड किंगडम यूएसए एग्रीमेंट। साल 1949 में कनाडा भी इससे जुड़ गया। इसके बाद 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद इसका नाम फाइव आइज पड़ा। फाइव आइज से जुड़ी 20 से अधिक एजेंसियां फाइव आइज अलायंस कंट्रीज अपने पार्टनर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं और एक दूसरे के लिए इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया कराती हैं। कई दशकों तक यह अलायंस गुप्त तौर पर काम करता रहा। जर्नल ऑफ कोल्ड वॉर स्टडीज में छपे एक लेख के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में साल 1972 में गॉफ व्हिटलैम प्रधानमंत्री बने। उन्हें एक साल बाद पता चला कि फाइव आइज नाम का भी कोई अलायंस अस्तित्व में है। 55 साल तक दुनिया की नज़रों से गायब रहा यह फाइव आइज। साल 1999 तक किसी भी देश ने इस अलायंस के होने का खुलासा नहीं किया था। पहली बार साल 2010 में फाइव आइज से जुड़े एग्रीमेंट को सार्वजनिक किया गया। फाइव आइज का सचिवालय आज अमेरिका में है। इस अलायंस में अमेरिका ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस शेयर करता है। इसके बाद ब्रिटेन दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस देता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भूमिका सीमित है। आइज देशों की हर एक देश की खुफिया इनपुट को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी है। इन देशों में दुनिया के अलग अलग इलाकों में खुफिया इनपुट या इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड करने होते हैं। साल 2020 में एक कनाडाई खुफिया अधिकारी ने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी मैगजीन में लिखा कि फाइव आइज से जुड़े हर देश की अलग अलग जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना, इंडो चाइना और उसके करीबी पड़ोसियों को कवर करता है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन संगठन में अफ्रीका और कुछ यूरोपीय देशों के इंटेलिजेंस इनपुट को उपलब्ध कराने को लेकर जिम्मेदार माना जाता है। न्यूजीलैंड पश्चिमी प्रशांत देशों की जानकारी इकट्ठा करता है, जबकि कनाडा रूस से जुड़े खुफिया जानकारियों को उपलब्ध कराता है। जबकि कनाडा पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। इस संगठन पर भी कई अस्पष्ट और सोशल मीडिया को देखकर इनपुट देने का आरोप लगता है। साल 2023 में निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय खुफिया एजेंसियों पर निज्जर की हत्या को अंजाम देने के आरोप लगाए थे। पीएम ट्रूडो का दावा था कि उन्हें फाइव आइज से भी इनपुट मिला। पीएम ट्रूडो ने दावा किया कि उन्हें फाइव आइज ने ही बताया था कि इन हत्याकांड में भारतीय खुफिया एजेंसी का भी हाथ है। साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर एडवर्ड स्नोडेन ने कई क्लासिफाइड जानकारियों का खुलासा कर अमेरिका को बेनकाब कर दिया। इसमें फाइव आइज से जुड़ी जानकारियां भी शामिल थी। स्नोडेन ने फाइव आइज को सुपर नेचुरल खुफिया संगठन बताया। उन्होंने कहा कि यह संगठन अपने ही देशों के कानूनों के अधीन नहीं है, यानी यह संगठन कानून से ऊपर रहकर काम करता है। डॉक्यूमेंट में यह भी दावा किया गया कि फाइव आइज देश के अपने ही नागरिकों की जासूसी करते हैं। हाल के वर्षों में एग्लोस्फीयर से परे फाइव आइज का विस्तार करने पर बार बार बात की गई। अमेरिकी खुफिया और विशेष अभियानों पर कांग्रेस की उप समिति की रिपोर्ट में स्मिथ और रोजर्स के मसौदा विधेयक में समीक्षा में कहा गया कि स्मिथ का मानना है कि महान शक्ति प्रतिस्पर्धा यानी चीन और रूस से सामना करने में फाइव आइज देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही अन्य समान विचारधारा वाले लोकतंत्र के प्रति विश्वास के दायरे में विस्तार करना चाहिए। कोरिया के साथ 3 अन्य देशों जापान, भारत, जर्मनी को भी संभावित नए सदस्यों के रूप में प्रस्तावित किया गया था। लेकिन बड़ा खुलासा यह है कि
कई बार ऐसे इनपुट मिले कि भारत भी इस फाइव आइज वाले में संगठन में शामिल हो चुका है और अभी अब आइज 9 के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की ड्यूस वेले नाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में अमेरिकी सांसदों ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से जर्मनी को गठबंधन में शामिल करने के लिए अनुरोध किया। 2019 में प्रतिनिधि एडम शिफ के नेतृत्व वाली एक अमेरिकी संसदीय समिति ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के लिए फाइव आइज के बराबर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया के एकीकरण पर भी जोर दिया। 2020 में भारत और जापान ने स्मार्टफोन की इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन तक बैकडोर एक्सेस की अनुमति देने के लिए टेक कंपनियों से संयुक्त अपील में फाइव आइज देशों में शामिल हो गए। 2021 में दक्षिण कोरिया के अखबार कोरिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया को फाइव आइज खुफिया साझाकरण गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की बात चली। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीएस सोढ़ी जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइव आइज को लेकर हिंदुस्तान में एक तरह का अस्पष्टता है। सोढ़ी साहब, पहले बताया गया कि 9 आइज में इन 5 देशों के अलावा डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे शामिल है। बाद में पता चला कि नहीं, इस 9 आइज में भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है। तो ऐसे में इन जो 5 आइज के बाद 9 आइज की बात की जाती है तो उसमें कौन से देश शामिल है और क्यों इसको इतना खुफिया रखा जा रहा है? आतंकियों को मालूम है, सारी खुफिया नेटवर्क को मालूम है कि ये संगठन एग्जिस्ट करता है, तो इसको छुपा के रखने का क्या मकसद है? जैन प्रसोद जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। जैसे 5 आइज के बारे में सबको पता है, लेकिन 9 आइज के बारे में अभी तक कोई पुष्टा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। इसका कारण ये कि जो इसमें पार्टिसिपेटिंग देश हैं, पूरी क्लैरिटी तो पार्टिसिपेटिंग देशों की भी नहीं है, क्योंकि इसे बहुत गुप्त तरीके से रखा जा रहा है, क्योंकि जो भी इसके सदस्य हैं उनके ऊपर कई बड़े आतंकवादी हमले पास में हो चुके हैं। और ये जो अब 9 आइज का संगठन बनाया गया है खुफिया तौर पे, ये बेसिकली आने वाली जो आतंकवादी की चुनौतियों को उसको टैकल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जहां तक 9 आइज की बात है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, 9 आइज का ज्यादा कहीं जिक्र होता नहीं है जितना 5 आइज चर्चा में रहता है। लेकिन मेरे को उम्मीद है जैसे जैसे समय बीतेगा 9 आइज के बारे में और जानकारी मिलेगी। लेकिन आज 9 आइज के बारे में कुछ खास टिप्पणी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया। लेकिन 5 आइज के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन 9 आइज के बारे में बहुत कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। तो एक बयान कुछ और कहता है, दूसरा बयान कुछ और कहता है। तो इसमें वाकई बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है 9 आइज की क्लैरिटी के ऊपर। सोढ़ी साहब, एक सवाल और उठता है कि इसे खुफिया एजेंसियों का गठबंधन माना जाए या देशों का गठबंधन माना जाए? अतुल जी, देखिए, किसी देश की खुफिया एजेंसी अगर किसी गठबंधन में हिस्सा लेती है तो ये माना जाता है कि वो देश उसमें हिस्सा ले रहा है, क्योंकि किसी भी देश की खुफिया एजेंसी अपने देश के सरकार की सहमति के बगैर कोई भी संगठन में हिस्सा नहीं ले सकती है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि ये जो संगठन है ये देशों का संगठन है, उसमें संस्थाएं कोई भी हो सकती हैं। चाहे अगर संगठन इलेक्शन कमीशन का हो तो उसमें इलेक्शन कमीशन का हो, खुफिया एजेंसीज होंगी तो खुफिया एजेंसीज का संगठन होगा। लेकिन जो पार्टिसिपेशन होता है वो उस स्पेसिफिक देश का माना जाता है। जी जी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि कनाडा को इस संगठन से बाहर किया जा रहा है? क्या ये केवल महज दबाव बनाने का मुद्दा है या असल में वास्तव में कनाडा को दरकिनार करके अब अमेरिका नए पार्टनरशिप की ओर अग्रसर है, जिसमें भारत है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, जर्मनी है? संजीव जी, इस पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के एक क्लोज एडवाइजर हैं पीटर नवारो, और ये जो आइडिया है ये पीटर नवारो का है, और ये जाहिर है कि काफी नजदीकी माने जाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के। और उन्होंने ये कहा है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप का विचार है कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बना दिया जाए,
और कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लिया जाए। तो इस तरीके के जो राष्ट्रपति ट्रम्प के जो अति महत्वाकांक्षी विचार थे उसको और अधिक पुश करने के लिए और कनाडा के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का ये प्लान किया गया है कि जिसमें कि कनाडा को 5i जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है उससे बाहर करने की बात और एक प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या इस प्रस्ताव को समर्थन देते हैं, क्योंकि ये जो आइडिया है, जो रिपोर्ट्स अभी तक मैंने देखी हैं, पीटर नवारो का ही ये विचार है। हालांकि इसके बारे में ये भी है कि इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन कनाडा के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत कि कनाडा अमेरिका में शामिल होने के बारे में विचार करे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने संजू जी, तो बताया जाता है कि जिस तरीके से ट्रूडो ने, कनाडाई पीएम ट्रूडो ने नाम लिया था निज्जर हत्याकांड में कि भारत इंटेलिजेंस रिपोर्ट या इनपुट हमको 5i के थ्रू मिला, जिसके कारण से 5i के देश एक तरीके से असहज हो गए। और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया जा रहा 5i के जो 20 संगठन हैं, जिस 20 संगठनों के जरिए 5i काम करता है, उन्होंने भी गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजों को राजनीति के लिए उपयोग में लाना उचित नहीं है। संजू जी देखिए प्रसून जी, ये जो 5i का जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का नेटवर्क है ये बहुत ही सफल रहा है, बहुत ही काफी सक्सेसफुल है। और जैसे कि एडवर्ड स्नोडन जो कि एक विशल ब्लोअर थे, वर्तमान समय में रशिया में उन्होंने शरण ली हुई है, तो उन्होंने अनेक जो है एक्सपोजर्स किए थे, तो उसमें 5i के बारे में भी बताया था कि ये एक सुप्रा नेशनलिस्ट और एक बहुत ही स्वयं की अथॉरिटी के साथ काम करने वाला और सारे नियम कानूनों को पता बताते हुए बड़ी रोबस्ट तरीके से और बड़े ही अथॉरिटेटिव तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है। संजू जी यहाँ बेहद अहम बात कर रहे हैं। यही बात हमने सोढ़ी साहब से भी पूछी थी। मतलब उस खुलासे में एक बात तो साफ थी कि सरकारों को भी दरकिनार करके इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाते हैं और एक्शन भी शायद सरकारों को बताया नहीं जाता है। इसमें आप कितनी सत्यता मानते हैं संजू जी? देखिए, ये बहुत ही बड़ी एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसको कि हम डीप स्टेट की एक्टिविटीज कहते हैं। प्रसून जी, आपके चैनल पे मैं आपके चैनल को फिर से धन्यवाद दूंगा कि आपने सारे विषयों को बार बार उठाया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी उठाते रहेंगे। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और ये इंटेलिजेंस जो नेटवर्क्स होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनके ऊपर भी एक ओवरसाइट रखने की आवश्यकता है। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज कई बार इतना ज्यादा स्वतंत्र हो जाती हैं कि और एक हिडन तरीके से कार्य करती हैं और इसमें हर तरीके का करप्शन होता है। ये सरकारों को, नियम कानूनों को, वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को दरकिनार करते हुए छुपे तौर पे अपने जो मनमाने तरीके से कार्य करती हैं और इसमें अनेक डीप स्टेट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं जो कि भ्रष्ट आचरण करते हुए पूरे विश्व को उन्होंने एक बहुत ही खराब स्थिति में डाल दिया है। तो इस तरीके की जो खुलासे हो रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासे हैं और आशा ये की जानी चाहिए कि आने वाले समय में चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, भारत हो, अपना भी देश है, जाहिर है कि तमाम अन्य जो विश्व के जो भी देश हैं, वहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, उसके ऊपर भी एक ओवरसाइट डेवलप करने की आवश्यकता है। जी। और एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो, कांग्रेशनल ओवरसाइट हो और ऐसा मैकेनिज्म बनाए जाने की आवश्यकता है कि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को अकाउंटेबल बनाया जाए। इनकी जो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनके पास पैसा अपार जाता है, अनअकाउंटेड मनी होती है और ये अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार जो है खर्च करते हैं, उसमें हर तरीके का करप्शन होता है। इनके बारे में जब जानकारी ली गई तो कहा गया कि इन लोगों के जो काम होते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वही इनकी जवाबदेही तय करते हैं। जैसे कनाडा को 3 बड़े खतरों से बचाया गया। जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सोढ़ी साहब, ट्रंप के पूर्व रणनीतिक सलाहकार स्टीव बैनन के मुताबिक अगर 5i से कनाडा को बाहर किया जाता है तो कनाडा के पास खुद की हिफाजत करने के संसाधन मौजूद नहीं है और ऐसा करना गलत साबित होगा, कनाडा को आतंकियों के हाथ में डालने जैसी बात होगी। आप इसे कितना सही मानते हैं? तो सुनजी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यवसायिक जीवन में एक बहुत सफल एक रियल एस्टेट डेवलपर रहे हैं और उन्हें पता है कि डीलें कैसे की जाती हैं। और तो उन्होंने अब अपने एक एड के थ्रू ये कहा है कि
फाइव आई से कनाडा को निकाल देना चाहिए। कनाडा पे एक प्रेशर है। हमने देखा जब 7 फरवरी को पूरे ग्लोबल मीडिया में खुलासा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को $500 बिलियन का मिनरल का ऑफर दिया है, दुनिया में हाहाकार मच गई। कई बड़े दिग्गज लोगों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आज जेलेंस्की व्हाइट हाउस में है, ये डील साइन करने वाले हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है वो मैं कहूंगा शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्हें चाहिए उसे कैसे हासिल करना है। सोढ़ी साहब, यूक्रेन का हर नागरिक, मैंने तमाम सोशल मीडिया के थ्रू वहां के नागरिकों की मंशा और मानसिकता समझने की कोशिश की। यूक्रेन का हर नागरिक ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहा है। यह जो मानसिकता है, आने वाले समय में अमेरिका को भी इसका खामियाजा उठाना होगा और फ्रांस जैसे देशों को भी उठाना होगा, जो नाटो के नाम पे इस समय पूरी तरीके से यूक्रेन का दोहन कर रहे हैं। और हम लोग जब फाइव आइज की बात करते हैं तो फिर से मैं आता हूं, ट्रंप के पूर्व रणनीतिक सलाहकार स्टीव बैनन ने कहा कि आर्कटिक में जब तक चीन की मौजूदगी या उसकी गतिविधियों पे कंट्रोल करना है तो हमें कनाडा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सोढ़ी साहब, आपको यह आकलन कितना उचित लगता है? देखिए, मेरे को तो ये आकलन बहुत उचित लगता है, क्योंकि अगर अमेरिका, कनाडा जो कि उसके पूर्व बॉर्डर पे है और मेक्सिको जो उसके दक्षिण बॉर्डर पे है, अगर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ही दुश्मनी बना लेगा तो ये तो चीन के लिए एक ओपन इन्विटेशन है वहां पे जाके और अग्रसर और आक्रामक होने के लिए। हमेशा सिखाया जाता है कि अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ बना के रखो। दशकों तक अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। ऐसा नहीं है कि मेक्सिको से लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे, उन्हें कभी भेजा नहीं गया। पूर्व राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भी उन्हें भेजा गया। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक आक्रामक रवैया अपनाया है, चाहे मेक्सिको हो चाहे कनाडा हो, जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को फायदा दे देगा, अमेरिका को एक शॉर्ट टर्म में फायदा दे देगा। लेकिन अगर चीन ने इस मौके का फायदा उठाया तो अमेरिका के लिए सैनिक तौर पे बहुत मुश्किल पैदा होगी, बहुत मुश्किल पैदा होगी। संजीव जी, अगर हम लोग देखें तो सैन्य मामले में जिस तरीके से अमेरिका एग्रेसिव होता जा रहा है कनाडा के प्रति, ट्रंप की इच्छा क्या है? उनका क्या लग रहा है, क्या करना चाहते हैं? वह कनाडा को पीछे करना चाहते हैं या ट्रूडो को हटाना चाहते हैं? नहीं, वो एक अति महत्वाकांक्षी लीडर हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेटर अमेरिका क्या बनाने का उनका स्वप्न है। और कनाडा भी उसमें शामिल हो जाए, ग्रीनलैंड भी उसमें शामिल हो जाए। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम तो उन्होंने बदल ही दिया है। पनामा जो है कैनाल को अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। तो जाहिर है कि उनका जो लक्ष्य है वो एक ग्रेटर अमेरिका को बनाने का है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन का भी लक्ष्य है कि पुराने सोवियत यूनियन का जो गौरव हासिल करना। चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का लक्ष्य है कि पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा कर लेना और 2049 तक विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाना। जाहिर है कि जो राष्ट्रों के बीच में जब ऐसी अति महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और उसके बाद जो राष्ट्र अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के आधार पर स्टेप्स लेते हैं, तो इसमें वविश्व का इतिहास ही बताता है प्रसून जी कि अनेक जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को इसने जन्म दिया है। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध इसी तरीके की अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से लड़ा गया था। हिटलर तो पूरे ज्यूज को ही समाप्त कर देना चाहता था और एक पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। एक बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन के लोग, या जाते जाते आखिरी सवाल है हमारा, कि क्या यूक्रेन के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए, यूक्रेन में और रशिया के बीच में अगर कोई ऐसी डील होती है कि जिसमें कि यूक्रेन को लॉस ऑफ फेथ का सामना करना पड़ता है, उनके मिनरल्स पे पूरी दुनिया नजर बनाए हुई है। अमेरिका ने 1/3 करीब ले लिया है। फ्रांस कह रहा है हमारा हिस्सा बचा के रखना, हमें तो चाहिए। हमने तो पहले ही डील साइन की थी, अमेरिका ने तो डील ही नहीं साइन की थी इस तरह की। देखिए, यूक्रेन के लोग पहले से ही बहुत ही ज्यादा त्रस्त हैं। यूक्रेन को इस पूरे युद्ध में सबसे अधिक तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा है और ऐसे में उनका जो मिनरल रिसोर्सेस हैं वो भी अगर ऐसे ही बट गए। संजीव जी, इसके साथ एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरे करने धरने में और यूक्रेन की कमजोरी को देखते हुए फाइव आइज ने ही अमेरिका को इनपुट मुहैया करवाया था कि अगर आप इस तरीके का नेगोशिएशन करेंगे तो अमेरिका को लाभ होगा।
जो पहले भी सवाल उठाए गए थे कि 5 आइज का काम आतंकवाद को रोकना है, ना कि एक देश को फायदा या नुकसान, आर्थिक तौर पे लाभ या हानि देना है। लेकिन अगर 5 आइज इसमें रुक रही है, आ रही है, इसमें पार्टी बन रही है, तो आप इस संगठन की कितनी उपयोगिता समझते हैं? जी ये देखिए, 5 आइज ने अनेकों इलीगल कार्य किए हैं, ये बात स्पष्ट है। चाहे वो डोमेस्टिक सर्विलांस हो, इलीगल डोमेस्टिक सर्विलांस जिसकी स्नोडन ने खुलासा किया था, इलीगल इंटरनेशनल सर्विलांस और इस तरीके की जो अनेक तरीके की जो रणनीतियां बनाना इत्यादि। 5 आइज एक सुप्रा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क के तौर पर कार्य करता रहा है, उसमें अनेक तरीके की उसने गतिविधियों में वो शामिल रहा है। और चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, इनके पास यह बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते आप सीधे तौर पे, इसीलिए इसका खामियाजा अब शायद दुनिया उठा रही है। सोढ़ी साहब और संजीव जी, आप दोनों लोग आए इस प्रोग्राम में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।